तो आदाब, नमस्कार, गुड इवनिंग, सत श्रीकाल। एक बार फिर आप तमाम लोगों का स्वागत है क्राइम तक की कहानी के इस एपिसोड में। उम्मीद है पूरी फैमिली अच्छी होगी, अपना और अपनों का ख्याल रख रही होगी। कई ऐसी कहानियां आपको सुनाई जिसमें मैंने ये कहा कि डीएनए एक ऐसी चीज है जो कभी चकमा नहीं दे सकती, कभी धोखा नहीं दे सकती। और डीएनए वो चीज है जिससे बड़े बड़े अनसुलझे केस को सुलझाया जा सकता है। यहां तक कि अमेरिका में 50-50 साल पुराने अनसुलझे केस को सिर्फ डीएनए तकनीक की वजह से सुलझाया गया। डीएनए वो चीज है जिसकी वजह से अभी कोलकाता जूनियर डॉक्टर के केस में भी आरोपी संजय राय की डीएनए प्रोफाइलिंग, उस जूनियर डॉक्टर के बॉडी से जो डीएनए प्रोफाइलिंग बनी वो मैच किया, इसलिए कहा गया कि ये रेप है, गैंग रेप नहीं है। तो रेप के केसेस में भी डीएनए सबसे बड़ा हथियार होता है किसी को सजा दिलाने के लिए। लेकिन अगर मैं आपसे ये कहूं कि वही डीएनए धोखा दे जाए और उसी डीएनए की रिपोर्ट की वजह से पुलिस कातिल को छोड़ दे, कातिल तक पहुंचे भी नहीं, और फिर एक मरने वाले शख्स की शिनाख्त तक ना हो, तो आप क्या कहेंगे? और एक बार नहीं बल्कि दो बार डीएनए धोखा दे जाए, क्या डीएनए धोखा दे सकती है? अजीब चीज है, क्योंकि ऐसा हो नहीं सकता। हर इंसान का इस धरती पर जो है, जो पैदा हुआ है, उन सभी का डीएनए एक दूसरे से अलग है, तो यह भी नहीं है किसी और से मैच करेगा। आज की कहानी एक पुलिस इन्वेस्टिगेशन की गजब की कहानी है। पुलिस वालों की भी हम लोग बहुत शिकायत करते हैं, लेकिन कुछ पुलिस वाले हैं जो दिमाग लगाते हैं किसी केस को सुलझाने के लिए। मध्य प्रदेश में एक जगह है दमोह, और इसी दमोह इलाके में 2023 की बात है। एक परिवार रहा करता था और इस परिवार में पति पत्नी और उनका एक बेटा था। बेटे का नाम जयराज। जयराज 10वीं क्लास में पढ़ता था। माँ बाप ठीक ठाक, पिता की करोड़ों रुपए की प्रॉपर्टी, जमीन, फ्लैट, जायदाद सब कुछ था। 28 मार्च 2023 की शाम को जयराज यूं ही अपने गांव में, दमोह के जहां पे वो रहा करता था, खेलने के लिए गया। जब वो खेलने के लिए गया तो उसके बाद घर ही नहीं लौटा। शाम हो गई, घर वाले परेशान, पूरी रात नहीं लौटे। 28 मार्च 2023 की ये बात है। जब हर तरफ ढूंढा, कहीं नहीं मिला, दोस्तों के पास भी नहीं मिला, तो 29 मार्च 2023 को घर वाले परेशान होकर पुलिस स्टेशन पहुंचते हैं और अपने बेटे की गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखा देते हैं। अब पुलिस रिपोर्ट लिखती है और उसके बाद तलाश शुरू करती है। जब 2-3 दिन तक नहीं मिलता तो घर वाले अंदेशा जताते हैं कि उसका किडनैप हुआ है, लेकिन रैंसम के लिए कोई कॉल नहीं आ रहा है। पुलिस किडनैपिंग का मामला दर्ज कर तफ्तीश शुरू करती है। दिन बीतते जाते हैं, लेकिन जयराज का कोई सुराग नहीं मिलता। माँ बाप इस दौरान में अपनी तरफ से कोशिश करते हैं। 5 लाख रुपए के इनाम का ऐलान करते हैं कि जो भी उनके बेटे का सुराग या पता देगा उसे 5 लाख रुपए हम नकद इनाम देंगे, बट उसका भी कोई फायदा नहीं हुआ। 28 मार्च के बाद पूरा अप्रैल बीत गया, जयराज का कोई सुराग नहीं मिला। मई आ गया, जयराज का कोई सुराग नहीं मिला। और तभी 14 मई की तारीख आती है। मतलब अब लगभग 28 मार्च को गायब हुआ था, अप्रैल, मई, 1.5 महीने से ज्यादा का वक्त हो गया। उसी दमोह के उसी एक खेत में कुछ लोग जब गुजरते हैं तो उन्हें कंकाल दिखाई देता है। पुलिस को खबर दी जाती है, पुलिस मौके पर पहुंचती है। अब कंकाल इधर मिलता है, उधर जयराज अभी तक गायब है। पुलिस का दिमाग चलता है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि कंकाल उसी का है। कंकाल के पास कुछ कपड़े और बेल्ट भी मिलते हैं उसी कंकाल से लिपटे हुए। पुलिस फौरन जयराज के माता पिता को फोन करती है और मौके पे बुलाती है। माता पिता आते हैं, कंकाल देखते हैं, और कंकाल के साथ जैसे ही वो पैंट और शर्ट के वो फटे हुए लिपटे हुए कपड़ों को देखते हैं और उस बेल्ट को देखते हैं, दोनों रो पड़ते हैं। कहते हैं कि ये मेरा बेटा जयराज ही है। अब पुलिस को लगता है कि जो जयराज अब तक गुम था, जिससे किडनैपिंग का मामला था, वो मर चुका है। तो पुलिस अब कंकाल को उठाती है, अपने कस्टडी में लेती है। घर वाले कहते हैं अब इस कंकाल को सौंप दो ताकि हम अपने इकलौते बेटे का अंतिम संस्कार कर सकें। लेकिन पुलिस की मजबूरी थी। सिर्फ माँ बाप की शिनाख्त करने की वजह से और वो बेल्ट और कपड़े मिलने की वजह से पुलिस ये नहीं मान सकती थी कि ये कंकाल उन्हीं के बेटे जयराज का है। कानूनी तौर पर उसकी पहचान जरूरी थी, और वो कानूनी पहचान तभी होती जब जयराज के उस कंकाल का मिलान उसके माँ बाप के डीएनए सैंपल से होता। तो माँ बाप के ब्लड सैंपल लिए गए और उसके बाद सागर के ही फॉरेंसिक साइंस लैब में उस कंकाल और उनके माँ बाप जयराज के, उन दोनों की डीएनए प्रोफाइलिंग के लिए भेज दिए गए।
तब तक पुलिस ने कहा जब तक साबित ना हो जाए हम आपको कंकाल सौंप नहीं सकते। अब इसके बाद डीएनए का वहां पे जब सैंपल गया तो सागर फॉरेंसिक लैब से डीएनए की रिपोर्ट आई। रिपोर्ट चौंकाने वाली थी। ये रिपोर्ट वो रिपोर्ट थी जिसको एक तरफ माँ बाप समझ में नहीं रहे थे कि कैसे लें, खुश हों या क्या करें, क्योंकि डीएनए रिपोर्ट ने यह कहा कि ये जयराज नहीं है, ये कंकाल किसी और का है, क्योंकि उसके माँ बाप से उसका डीएनए मैच नहीं किया। अब पुलिस को लगा कि सागर जैसी छोटी जगह पर शायद फॉरेंसिक साइंस लैब से कोई गलती हुई है, पुख्ता होना जरूरी था। इधर माँ बाप परेशान कि मेरे बेटे के कातिल को पकड़ो, अब चूंकि कंकाल मिला। पुलिस उधर ये कंफर्म ही नहीं कर पा रही है कि ये कंकाल उन्हीं के बेटे का है। माँ बाप इस दौरान में इधर उधर भटक रहे हैं। पुलिस ने फिर कहा कि चलो एक काम करते हैं, इस बार इसका डीएनए जो सैंपल है सागर की बजाय इस देश के जाने माने कुछ फॉरेंसिक्स लेबोरेटरी है, जिनमें से एक चंडीगढ़ है। ये देश की बहुत नामचीन लैब में से एक है, चंडीगढ़ का फॉरेंसिक लैब। इत्तेफाक से मुझे मौका मिला वहाँ 2-3 बार जाने का और मैंने वहाँ देखा है किस तरीके से काम होता है, बहुत सारी जानकारी मिली थी। तो अब सागर के बाद दमोह पुलिस ने माँ बाप के ब्लड सैंपल को उस कंकाल के सैंपल के साथ चंडीगढ़ फॉरेंसिक लैब भेज दिया, इस उम्मीद में कि इस बार मामला आर पार हो जाएगा। भेजने के बाद अब इंतजार कर रहे हैं। इधर माँ बाप लगातार अपने बेटे के कातिल को पकड़ने की गुहार कर रहे हैं। कुछ वक्त बीता और चंडीगढ़ फॉरेंसिक साइंस लैब से दमोह पुलिस को डीएनए रिपोर्ट आ गई। इत्तेफाक से इस बार भी रिपोर्ट वही थी जो सागर फॉरेंसिक लैब ने दी थी, यानी कि ये कंकाल जयराज का नहीं था, किसी और का था, क्योंकि जयराज से उसके माँ बाप का डीएनए मिला नहीं। अब पुलिस परेशान कि क्या करें। इधर माँ बाप भी थकार कर कह रहे हैं कि एक काम कीजिए, हमारे बच्चे का बेल्ट और कपड़े हमें मालूम है, मैंने ही उसे दिलाए थे, बाप कहता है, और वो उधर आपके कस्टडी में पड़ा हुआ है, हमारा इकलौता बेटा है, कम से कम हमें आप उसका कंकाल दे दीजिए, आपके पास सैंपल तो अब ही है, हम उसका अंतिम संस्कार कर सकें ताकि हमें भी सुकून मिले, हमारे बेटे की आत्मा को भी सुकून मिले। अब पुलिस लगातार मना कर रही है कि मैं कंकाल कैसे दूं, क्योंकि अभी तक क्लियर नहीं हो रहा, और अगर ये जयराज नहीं है तो किसका है ये तो पता करना है। और 2-2 बार डीएनए सैंपल हो चुका है, मतलब टेस्ट। अब फैमिली इधर लगातार दबाव डाल रही थी, पुलिस किसी नतीजे पर नहीं पहुंची, क्या करें। इसी दौरान में इस दमोह के जो थाना था और वहां के जो एएसपी थे, उनमें से किसी एक का ट्रांसफर हो जाता है। अब दूसरे पुलिस अफसर पहुंचते हैं। वहां आने के बाद इस केस पर उनकी नजर पड़ती है, पूरी केस को स्टडी करते हैं। स्टडी करने के बाद वो देखते हैं कि माँ बाप अपनी जगह बिल्कुल सही हैं। अगर बेल्ट किसी और का होता तो वो उस कंकाल से यूं चिपका और अंदर घुसा हुआ नहीं होता, क्योंकि 1.5 महीना पुराना कंकाल था। कपड़े के भी जो टुकड़े थे वो ऐसा नहीं था कि किसी ने लाकर बाद में डाला हो। अब ये लेकिन पता नहीं कि मौत के वक्त, यानी कि अगर कत्ल है तो मारने के बाद ये कपड़े पहनाए गए और बेल्ट पहनाए गए, तब तो उसी सिचुएशन में कंकाल मिलेगा। लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो फिर माँ बाप अपनी जगह गलत नहीं है। और दूसरा, इस डीएनए के जरिए जो शुरुआती एज का पता चला, वो भी ये पता चला कि मरने वाले की उम्र करीब 15 से 18-19 साल के दरमियान है। जयराज की भी उम्र यही थी। तो ये सारी चीजें मिल रही थी। तो उन्होंने पूरी केस को स्टडी करने के बाद कहा कि आखिर ये डीएनए मिल क्यों नहीं रहा। उन्होंने कहा फिर से जरा कुछ पूछताछ करते हैं। अभी तक ये बात किसी के दिमाग में नहीं आई, क्योंकि डीएनए या तो मैच नहीं करता है या करता है, पेरेंट्स का या उसका पता चल जाएगा उसका है कि नहीं। अब जब उनके दिमाग में ये बात आई तो उन्होंने पेरेंट्स से दोबारा पूछताछ की, और उन्होंने पूछताछ की कि ये बताइए कि इसका डीएनए सैंपल मिल नहीं रहा, वो भी 2-2 जगह से, सागर फॉरेंसिक लैब से नहीं मिला, चंडीगढ़ से नहीं मिला, और आपका दावा है कि ये आपका बेटा है, तो फिर ऐसी क्या वजह है। उन्होंने कहा अच्छा ये बताइए कि चलिए कब पैदा हुआ, कहाँ पैदा हुआ। दिमाग में तमाम तरह की चीजें चल रही, कहीं ऐसा तो नहीं अस्पताल में बच्चा पैदा हुआ और बच्चा बदल गया। कई बार ऐसा केस हुआ है हमारे देश के अस्पतालों में। तो उनका पुलिसिया दिमाग चल रहा है कि कुछ गड़बड़ है,
क्योंकि उन्हें यह भी यकीन है कि माँ बाप सच बोल रहे हैं और यह भी यकीन है कि कंकाल जयराज का है, लेकिन डीएनए मैच नहीं कर रहा, वजह क्या है। तो जब उन्होंने पूछा तो किसी पुलिस वाले ने इससे पहले यह सवाल ही नहीं पूछा, उनको लगा यह जरूरत ही नहीं है। तो उन्होंने जब पूछा कि यह कब पैदा हुआ, कहां पैदा हुआ, कैसे पैदा हुआ, तब मां बाप ने एक ऐसी जानकारी दी जो अब तक उन्होंने दी ही नहीं थी। उन्होंने कहा कि दरअसल हमारी शादी को काफी वक्त हो गया, हमें कोई औलाद नहीं थी, हमने इधर उधर बहुत मन्नतें मांगी, कोई फायदा नहीं हुआ। फिर हमें किसी ने बताया कि आजकल एक नई टेक्नोलॉजी आई हुई है साइंस में, आईवीएफ, यानी कि टेस्ट ट्यूब बेबी। किसी और का स्पर्म लेकर या माँ बाप में से किसी का स्पर्म लेकर और वो फिर एक आप माँ बाप बन सकते हैं आईवीएफ टेक्नोलॉजी के जरिए, यानी कि टेस्ट ट्यूब बेबी पैदा करके। तो उन्होंने कहा फिर क्या हुआ। उन्होंने कहा हम इंदौर में एक आईवीएफ सेंटर में गए और उन्होंने हमारा सारा चेकअप किया और उसके बाद 2009 में टेस्ट ट्यूब टेक्निक से हमें एक बेटा हुआ, वही जयराज। यानी जयराज को उसकी मां ने अपने कोख से जन्म नहीं दिया था, ये आईवीएफ टेक्नोलॉजी के जरिए टेस्ट ट्यूब बेबी था जो पैदा हुआ। अब जब ये बात सामने आई तो उन पुलिस अफसर का दिमाग घूमा कि इस वजह से जो है ये डीएनए नहीं मैच कर रहा है, लेकिन टेस्ट ट्यूब बेबी का भी तो कुछ डीएनए होगा, जाहिर सी बात है वो आसमान से तो उतरा नहीं है। तो फिर उन्होंने अपने लेवल पर उसका एड्रेस लिया, उस इंदौर के आईवीएफ सेंटर का, और वहां पहुंचते हैं और कहते हैं कि ये पूरी डिटेल दिया और कहा कि जो 2009 में आपके आईवीएफ सेंटर में एक बच्चा जन्म हुआ था, क्या उसके स्पर्म डोनर का नाम आप हमें बता सकते हैं। अब देश में आईवीएफ जितने सेंटर, उनके बड़े सख्त कुछ नियम है, वो ये कि वो कभी डोनर का नाम डिस्क्लोज नहीं करेंगे, चाहे कुछ हो जाए। बहुत सारी उससे चीजें आ जाती हैं, कल को बच्चे को पता चले कि यहां से तो जन्म हुआ है, असली तो मैं उसका खून हूं, तो मुश्किलें आ जाती हैं। तो ये किसी हद तक सही भी है। तो उस आईवीएफ सेंटर ने साफ हाथ जोड़ते हुए मना कर दिया कि हम कानूनी और नियम से बंधे हुए हैं, इसलिए हम उस डोनर का आपको नाम नहीं बता सकते। लेकिन अब ये कंफर्म हो गया कि ये जयराज आईवीएफ सेंटर के थ्रू एक टेस्ट ट्यूब बेबी है और यही वजह है कि माँ बाप से उसका डीएनए मैच नहीं कर रहा है। अब उस पुलिस अफसर ने दिमाग दौड़ाया कि क्या आईवीएफ सेंटर के थ्रू टेस्ट ट्यूब बेबी का डीएनए अगर मान लीजिए वो पैदा हुआ और इतने सालों से है, तो भी क्या पता किया जा सकता है कि वाकई ये उन्हीं का, मतलब उन्हीं के घर में था, वहीं रह रहा था साथ। क्योंकि जैसा मैंने शुरू में कहा कि डीएनए किसी ना किसी का तो होगा, लेकिन सेंटर ने देने से मना कर दिया, तो आप सैंपल नहीं, आप बता नहीं सकते कि किसका बेटा है। माँ बाप को भी डोनर का पता नहीं है। लेकिन अब ये पता करना है कि ये लड़का इस घर में जिनको, मतलब जिनका बेटा है जयराज, वहां अगर ये बचपन से रह रहा है 2009 से, तो इसका मतलब है कि कुछ ऐसी तो चीजें होंगी जिससे हम साइंस एंड टेक्नोलॉजी के थ्रू ये साबित कर सकते हैं कि हाँ, ये वही जयराज है जो इस घर में 14-15 साल तक रहा है। अब उस पुलिस वाले ने पढ़ना शुरू किया कि क्या ये एक एएसपी साहब थे, और वाकई सलाम है इन पुलिस अफसर को, संदीप मिश्रा, ये दमोह के उस वक्त के एएसपी थे, जिन्होंने दिमाग लगाया और पूरी स्टडी की। और फिर जब उन्होंने सारी चीजें पढ़ी तो उन्हें लगा कि आईवीएफ तकनीक के थ्रू किसी का डीएनए कैसे पता किया जा सकता है। अब उन्होंने बड़ी रिसर्च किया, पढ़ाई लिखाई शुरू की। जब पढ़ाई लिखाई शुरू की तो अचानक उनकी नजर एक किताब पर पड़ी, और एक अमेरिकी फॉरेंसिक एक्सपर्ट, उसने पूरे केस स्टडी के तौर पर इस बुक को लिखा था। इस बुक का नाम है डीएनए टेस्ट इन क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन ट्रायल एंड पैटर्निटी डिस्प्यूट्स, जस्टिस थ्रू साइंस। तो ये बुक का नाम था, डीएनए टेस्ट इन क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन ट्रायल एंड पैटर्निटी डिस्प्यूट्स। अब इस बुक को जब उन्होंने पढ़ा तो बुक को पढ़ते हुए उन्हें पता चल गया कि जयराज का डीएनए उसके माँ बाप से मिलाने का एक तरीका है। इसके बाद उन्होंने एक लेटर लिखा, और लेटर लिखने के बाद
उस कंसर्न पुलिस स्टेशन में जहां ये केस था, कहा कि तुम ये चीजें करो तो ये क्लियर हो जाएगा, लेकिन उस लोकल पुलिस स्टेशन ने इतना कुछ किया नहीं और तब तक ये एएसपी साहब कहीं और चले गए। उधर अब भी कंकाल थाने में कुछ नतीजा नहीं निकल रहा है। अब माँ बाप परेशान होकर पहुंच जाते हैं मध्य प्रदेश के सीएम के पास, और उसके बाद पहले वो हाईकोर्ट में जाते हैं, हाईकोर्ट में एक रिट दाखिल करते हैं कि हमारे बेटे का नहीं पता बता रहे हैं कि डीएनए कौन है क्या है, और ना ही उसका कंकाल दे रहे हैं कि हम उसका अंतिम संस्कार कर सके। तो उधर कोर्ट गए, उसके बाद सीएम के पास गए। तब कोर्ट ने ऑर्डर दिया कि आपको जो भी सैंपल रखिए, पर उस कंकाल को उस माँ बाप को सौंपिए ताकि अंतिम संस्कार कर सके। हाईकोर्ट जाने के बाद पहली बार अब हाईकोर्ट ने ऑर्डर दिया कि ये जो भी आपकी इन्वेस्टिगेशन है, एक तरफ एक माँ बाप हैं, उनकी भावनाएं एक तरफ, इसलिए आप उस कंकाल को इन्हें सौंप दें। आखिरकार कंकाल मिलने के बाद और जयराज के गुम होने के 13 महीने और बाद 12 मई 2024 को, यानी इसी साल, कोर्ट के आदेश पर पुलिस ने वो कंकाल माँ बाप को सौंपा और माँ बाप ने 12 मई 2024 को उसका अंतिम संस्कार किया। यानी कि कुल 13 महीने तक वो कंकाल कहीं पड़ा हुआ था पुलिस के कब्जे में। अब अंतिम संस्कार करने के बाद इधर माँ बाप मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर से मिल चुके थे। नए जो चीफ मिनिस्टर मोहन यादव, उन्होंने सारी बात बताई। अब सीएम ऑफिस से पुलिस को इंस्ट्रक्शन जाता है थ्रू डीजीपी कि ये क्या तमाशा है, एक ये केस है, इसको आप लोग ढंग से सॉल्व कीजिए, पता कीजिए। अब उधर एएसपी ने बताया था कि क्या टेक्निक है जिससे पता चल सकता है। अब सीएम हाउस से फरमान आया तो पुलिस वालों के फिर होश उड़े। उन्होंने कहा चलो अब इस केस की फिर से जांच करते हैं। अब उसके बाद जब एएसपी ने ये बात उनको कही थी कि इसकी कैसे जांच हो सकती है, उस तरीके को अपनाया उन्होंने, एएसपी संदीप मिश्रा जो उस वक्त हुआ करते थे। तो तरीका ये था, उन्होंने कहा कि जयराज के घर से जाओ और उसके बचपन से जितनी भी उसकी निशानियां उसको कलेक्ट करो, जिसमें स्कूल जब गया तो उसके आईडी कार्ड भी होते हैं, उसकी किताब है, उसकी बस्ता है, बचपन में बच्चों को खिलौने दिए जाते हैं, वो खिलौने भी उठाओ। तो ये सारी चीजें कलेक्ट करवाई। कलेक्ट करवाने के बाद जो सारी चीजें मिली, उसमें उसके खिलौने, बस्ते, आईडी कार्ड और सीटी भी मिली। तो ये भी सारी चीजें मिल गई। तो फिर इसको भेजा गया फॉरेंसिक लैब चंडीगढ़, और कहा गया कि इन सारी चीजों में कुछ ना कुछ तो निशानियां होंगी, जैसे पसीने होंगे, लार होगी, मतलब सलाइवा, बाल, नाखून का कुछ हिस्सा होगा बैग में या कहीं फंसा हुआ, तो उसको निकालिए और उसका डीएनए निकालिए। और जो कंकाल का डीएनए आपको दिया है, जो पेरेंट्स से मैच नहीं कर रहा है, उस कंकाल के सैंपल के डीएनए से इस बच्चे के बैग, बस्ता, नाखून, बाल, सीटी, सलाइवा, जो भी उन चीज़ों में कहीं ना कहीं एक सबूत के तौर पर रखा हुआ है, उन दोनों का आप मिलान कीजिए। फॉरेंसिक लैब में सारी चीज़ें गई, इनमें से सैंपल मिले, कुछ नाखून मिले, कुछ बाल के टुकड़े मिले, कुछ पसीने की जो बूंदें उसमें चिपकी हुई थी, वो सारे बहुत बाद में भी काम आती है। लार्वा मिला। अब उन सबको उस कंकाल के सैंपल के साथ मैच किया गया। तो ये सारी चीजें जो थी और इसमें सैंपल थे, वो उस कंकाल के सैंपल से मैच कर गए। तो इससे ये हो गया कि ये जयराज ही था। क्यों? क्योंकि ये सारी चीजें जयराज की थी, और सारी चीजें जयराज की थी, इसीलिए उसकी सारी चीजें, सारी निशानियां उसमें थी, और वो निशानियां उस कंकाल से मैच कर गई। तो अब कोई मतलब गुंजाइश नहीं बची कि ये किसकी है। तो अब जैसे ही ये मैच कर गया, जो दो डीएनए नाकाम रहे, क्योंकि वो टेस्ट ट्यूब बेबी था, तो माँ बाप से तो डीएनए मैच नहीं कर सकता था। लेकिन इन सामान ने सारे ये बता दिया कि ये जयराज ही था, क्योंकि उसके शरीर के सारे सबूत उन बैग में, खिलौनों में, सीटियों में, जूतों में, मोजों में मिल चुके थे। तो अब सवाल ये था कि जयराज है, पर असली सवाल अब भी बाकी था कि फिर जयराज का कातिल कौन था। अब पुलिस ने उस लाइन पर अपनी जांच शुरू की, क्योंकि अब क्लियर हो गया कि जयराज ही है। तो तफ्तीश शुरू हुई। तो तफ्तीश के दौरान पुलिस को पता चला कि आखिरी बार जयराज अपने एक कजन चाचा के बेटे के साथ देखा गया था।
उससे जब पुलिस ने पूछताछ की तो बोला कि हम अक्सर खेला करते थे और उस दिन भी वो उसको बाइक सिखा रहा था। अब जयराज के पिता लक्ष्मण से पुलिस ने पूछताछ की, तब उन्होंने एक नई कहानी बताई। उन्होंने कहा कि दरअसल उनके पास बहुत सारी जमीन है, प्रॉपर्टी है, और शादी के बाद उनकी कोई औलाद नहीं थी। तो उनका एक सौतेला भाई है, और उसी सौतेला भाई जिसका नाम दशरथ है, उसका एक बेटा है मानवेंद्र, जो उसका कजन है। तो सौतेले भाई से उनकी प्रॉपर्टी को लेकर कई बार झगड़ा हुआ कि तुम तो मियाँ बीवी हो, तुम्हारे कोई वारिस नहीं है, तो हमारे बेटे को दे दो, मानवेंद्र को। मतलब सौतेला भाई कह रहा है कि अपने भतीजे को दो। उन्होंने कहा ठीक है। इन दोनों को भी लगा था कि हमारी जिंदगी में तो कोई है ही नहीं वारिस, तो बाद में सब उसी को दे देंगे। लेकिन इधर इत्तेफाक से माँ बाप बनने की उनकी ललक और ख्वाहिश थी, जो उनको इंदौर ले गए IVF सेंटर में, और कुछ कोशिशों के बाद कामयाबी मिली और 2009 में जयराज पैदा हो गया। जब जयराज पैदा हुआ तो सौतेले भाई और भतीजे को अब एहसास हो गया कि इनका वारिस आ गया है। लेकिन क्या करें? फिर उन्हें किसी ने बताया IVF टेस्ट ट्यूब बेबी, ये देखते हैं कितना सक्सेसफुल होता है। अब धीरे धीरे वो इंतजार करने लगे। घर में खुशी आई, माँ बाप उससे बहुत प्यार करते जयराज से। अब धीरे धीरे ये बड़ा हो रहा है। अब जैसे जैसे बड़ा हो रहा है तो सौतेले भाई और उसके बेटे को लग रहा है कि अगर ये बालिग हो गया फिर तो सारी वसीयत इसी के नाम होगी, हमको कुछ मिलेगा नहीं। तब उन्होंने तय किया कि इसके बालिग होने से पहले इसको मार देते हैं। और आखिरकार 28 मार्च को घुमाने के बहाने वो अपने साथ ले गया और ले जाकर उसका गला घोंटता है और वहीं खेत में दफना देता है। बाद में बारिश के पानी और बाकी चीजें होती हैं, वो कंकाल के रूप में धरती से ऊपर आ जाता है और कुछ लोग देख लेते हैं, जिसके बाद ये कंकाल बरामद होता है और फिर 2 DNA नाकाम होता है। तो असल में DNA पूरी तरह अपनी उस मायने में नाकाम नहीं हुआ, लेकिन नाकाम इसलिए हुआ क्योंकि लक्ष्मण और उनकी पत्नी का DNA सैंपल, चूंकि वो एक टेस्ट ट्यूब बेबी था, इसलिए जयराज से नहीं मिला। लेकिन बाकी चीजों ने, साइंस ने अपना काम कर दिया। और एक पुलिस अफसर जिसने एक अनसुलझे केस को सुलझाने के लिए तमाम कोशिश की कि क्या IVF तकनीक या टेस्ट ट्यूब बेबी का भी DNA या बाकी प्रोफाइलिंग कैसे मैच होता है, और देखिए वो उस बुक तक पहुंचे और ये केस सुलझा। तो कहते हैं कि अगर पुलिस वाले अपने ऊपर आ जाएं और सच्चे दिल से किसी केस की तफ्तीश करें ईमानदारी से, मुजरिम का बचना नामुमकिन है। लेकिन अफसोस, ऐसे केसेस, ऐसी कहानियां बहुत कम सामने आती हैं और होती भी कम है। बाकी सब केसेस का क्या होता है ये हम और आप बेहतर जानते हैं। तो सलाम है इस दामोह पुलिस को और खासकर उनके ASP साहब को, जिन्होंने, संदीप मिश्रा साहब, जिन्होंने इस अपने दिमाग से और अपनी मेहनत से इस केस को उसके मकाम